नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। और आज चर्चा में हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से देश में जो बुनियादी ज़रूरतें हैं आम आदमी की ज़िंदगी के नज़रिए से, उसके लिए जो हमारी सरकारी सिस्टम है या सरकारी सेवाएं हैं वो कितनी त्वरित हैं, कितनी वो इंस्टेंट काम करती हैं, और क्या टाइम बाउंड मैकेनिज़्म हमारे देश में है, और अगर नहीं तो उसे किस तरीके से बनाया जा सकता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति साहब ने साफ कहा है कि जिस तरीके से सुशासन जो है वो तभी माना जा सकता है जब अंतिम व्यक्ति को बुनियादी ज़रूरतें समयबद्ध तरीके से सरकारी सेवाओं में मिल रही हों, और इसकी गुणवत्ता पारदर्शिता बेहद ज़रूरी है। भारत सरकार के पूर्व सचिव डॉक्टर एम रामचंद्रन की किताब ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर के विमोचन के मौके पर कुछ ऐसी ही खास बातों पर चर्चा हुई। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट सामने आते हैं कि किस तरीके से जो गवर्नेंस है वहाँ पर आम पब्लिक के साथ उसको जोड़ा जाए, उसके बीच की खाई या दूरी को कम किया जा सकता है, और कैसे आम पब्लिक को हम सहूलियत दे सकते हैं सरकारी सिस्टम के ज़रिए, जहाँ पर उसका न सिर्फ भरोसा बढ़े बल्कि सुशासन का जो असली मकसद है वो उनको हासिल हो सके। तो समझेंगे आज के इस दौर में किस तरीके से ये ज़रूरतें हैं, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारा सिस्टम कितना मुस्तैद या कितना कमज़ोर या कितना लचीला है, और कहाँ पर उसे और कसने या मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सचिव शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार एम रामचंद्रन साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं, निदेशक हैं IPA से, आपका भी स्वागत है सर। शुरुआत में रामचंद्रन सर मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जो बुक है ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें दिखती हैं। एक तो ये कि क्या मौजूदा जो इस वक्त हम देखें आज़ादी के, हम इतने 7 दशकों के बाद जब बात करते हैं, जो गवर्नेंस है वो उस मकसद को हासिल कर पाई है या हासिल करने की तरफ आगे बढ़े हैं कि जहां पर पब्लिक के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो उसको हम उसकी उम्मीदों के हिसाब से, उसकी ज़रूरतों और उसके समय के लिहाज से हम मुहैया करा पाएँ। मैं शुरू में यही कहना चाहूंगा कि ये नहीं कि इसमें काम नहीं हुआ है, बहुत कुछ काम हुआ है। खास तौर से वर्तमान जो एजेंडा है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसके अंतर्गत बहुत कुछ काम हुआ है। लेकिन मैंने इस बात को उस दृष्टि से देखा है कि जो साधारण आदमी, खास तौर से दूर दराज गाँव में रहते हैं या शहर के किसी कोने में हैं, उस प्रकार के व्यक्तियों को जो उद्देश्य है हमारा कि जो सुविधाएं उसको उपलब्ध होना चाहिए वो सही रूप से निश्चित समय में उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं, और उसमें क्या बाधाएं हैं। मैं समझता हूं कि हम हर एक व्यक्ति जो अपने पर्सनल अनुभव से ये कह सकते हैं कि हर समय ये हो नहीं पाता है कि जिस प्रकार सेवाएं उपलब्ध हो जाए। या तो कोई आपत्ति या कोई समयबद्धता का ध्यान नहीं रखना, या उसके लिए किसी न किसी के पीछे लगना जरूरी, और कहीं कहीं पर भ्रष्ट आचरण भी आ जाता है। तो मैं समझता हूं कि जब हम 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं अगले वर्ष, तब तक इस प्रकार का एक सुशासन व्यवस्था हम अपने देश में सुनिश्चित कर सकते हैं जिसमें जिस व्यक्ति को जो लाभ मिलना है वो किसी योजना का हो सकता है, कोई प्रमाण पत्र का हो सकता है, कोई अपना कोई डॉक्यूमेंट पाने का हो सकता है। इस तरह का किसी भी चीज में जो साधारण आदमी के लिए जो उपलब्ध होना चाहिए वो निश्चित रूप से बिना किसी दिक्कत के उपलब्ध हो जाए। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, बिना किसी हासिल के, क्योंकि कहने के लिए हम कहते हैं कि इतने सारे सेवाएं उपलब्ध हैं, ऑनलाइन जाकर के मिल सकता है। अब हमें देखना है कि ऑनलाइन जाकर के हम जैसे व्यक्ति शायद उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन दूर के गांव के आदमी किस प्रकार उसका लाभ उठा सकते हैं। फिर ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं आएगा कि जो ऑनलाइन जाने के लिए भी उसको किसी पर निर्भर रहना पड़े और फिर उसके माध्यम से उसका तकलीफ कष्ट और बढ़ जाए, ऐसा ना हो। तो उसके लिए क्या व्यवस्था संभव हो सकता है। अब मैं समझता हूँ हम सब मानते हैं कि हम लोगों का जो इंटरनेट एक्सेस और टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है उसमें, और साधारण आदमी जो दूर दराज के हैं उसमें बहुत कुछ अंतर है। ये कहना आसान है कि आप ऑनलाइन जाइए उसको ले लीजिए पा लीजिए, कहना आसान है। मैं ये भी मानता हूं कि तभी मैंने किताब में इसका भी जिक्र किया है कि 2019 में एक ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में मिजोरम के शायद मुख्य सचिव ने ये कहा था, कई ऐसा इलाका उनके प्रदेश में जहां पर इंटरनेट उपलब्ध नहीं है या सुविधापूर्वक उपलब्ध नहीं है।
तो एक और कहना कि हर चीज उपलब्ध है या इतने सारे सेवाएं उपलब्ध हैं, दूसरी ओर ग्राउंड लेवल पर यह देखना आवश्यक है कि क्या वास्तव में उसी सुचारू तरीके से हर एक व्यक्ति को वो उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये मान करके मैं कह रहा हूं कि बहुत कुछ काम आगे बढ़ा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी से लाभ हो रहा है, बहुत सारे चीजें। मैं एक सामान्य दृष्टांत लिया था, हम लोगों ने जब सेवा किया था, त्रिपाठी जी भी शायद मानेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जो खतौनी से एक नकल प्राप्त करना होता है, मैं भूमि का मालिक हूं लेकिन उसका नकल प्राप्त करने के लिए कितना सरकारी सिस्टम के पीछे लगना पड़ता था। बिल्कुल। अब वो सुधर गया, अब वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुविधापूर्वक उपलब्ध हो रहा है। लेकिन उसमें और भी दिक्कतें हो सकता है कि कभी किसी का मृत्यु हो गया तो नाम सही समय पर उसमें आया कि नहीं आया, किसी ने बेचा तो उसका एंट्री उसमें आया कि नहीं, या सही बेचा गलत बेचा उसमें आया कि नहीं। और एक और चीज मैंने उल्लेख किया है कि जो रजिस्ट्री करने का मामला, कई हम लोग खरीदते हैं बेचते हैं प्रॉपर्टी, उसको रजिस्ट्री करने के लिए जाना पड़ता है। एक दो इस प्रदेश हैं जहां पर व्यक्तिगत रूप से जाना नहीं पड़ता, लेकिन उसमें फिर किसी को लगाना पड़ता होगा, वो कितना कष्टदायक है अभी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं खुद के अनुभव के आधार पर भी ये कहा है कि बड़े बड़े शहरों में जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, वो भी बड़ा डर करके जाना पड़ता है कि वहां पर क्या आपत्ति लग जाए, या उससे पहले उसकी तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ता है। राइट सर। और ये जो करप्शन का जो इंडेक्स आया है, उसमें रजिस्ट्री में जो कष्ट होता है उसको शायद सबसे ऊपर माना है कि हमारे देश में जो लोगों को दुख देता है वो रजिस्ट्री का मामला है, फिर पुलिस में जाने का मामला है, कोई स्थानीय निकाय में जाने का मामला है। ये सब लिस्ट क्या है कि 1 2 3 नंबर पे। तो इन सब से हमें मालूम होता है कि दिक्कत जरूर है, तो उसको कैसे दूर किया जाए। और उसको जैसे मैंने ये भी उल्लेख किया कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ा मिशन के रूप में देश में आगे बढ़ाया, हमने बहुत कुछ हमने उसमें बदला, उसी तरह सुशासन को सही रूप से ऑर्डिनरी व्यक्ति को उपलब्ध कराने के लिए जो करने की आवश्यकता है, उस ओर हमें एक समयबद्ध तरीके से अब बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि जैसे आपने शुरू में कहा कि जो भी चीज जिस व्यक्ति को उपलब्ध होना है, बिना किसी कष्ट के, बिना कुछ खर्च के, उसको किस प्रकार उपलब्ध कराया जाए। अब मैं समझता हूँ ये संभव है। बिल्कुल रामचंद्रन साहब, बहुत ही मैं कहूं कि जो ज़मीनी सवाल है इस वक्त, और मैं कहूं कि शायद जो आपने बातें कही हैं यही वो एक आम आदमी उम्मीद करता है प्रशासन से या फिर सरकारों से। क्योंकि सुरेंद्र सर, जो एक व्यक्ति है, जो आम आदमी है, उसके रोज़मर्रा के जो काम है, चाहे वो एक स्कूल में जाकर सर्टिफिकेशन का काम हो या जो डेवलपमेंट की छोटी इकाइयां हैं, बिजली के काम हैं, ब्लॉक लेवल के काम हैं, यही वो है जहां पर उसको सबसे ज़्यादा हर्डल्स नज़र आते हैं। क्योंकि यहीं पर वो दो चार होता है, बार बार जाना पड़ता है। और शायद मैं आधिकारिक तौर पर तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन आंकड़े बताते हैं गैर आधिकारिक कि यहीं पर करप्शन के साथ उसका सामना होता है। इस स्तर पर जो सिस्टम है, जो सरकारी सिस्टम, वो कैसे उस व्यक्ति के करीब जा सकता है। और जो रामचंद्रन साहब कह रहे हैं कि अगर हम डिजिटल मोड पर जाते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त उम्मीदें दिखती हैं, विकल्प दिखते हैं, लेकिन उसके लिए भी भारत जैसे देश में जो भौगोलिक बनावट है, शिक्षा का जो स्तर है अलग अलग राज्यों में, वहां पर अलग तरह की चुनौतियां भी हैं। जैसा कि हमारे मित्र, हमारे सीनियर साहब ने, रामचंद्र जी ने बताया कि सरकार और जनता के बीच की दूरी जितनी कम होगी, उतनी ही मिडिलमैन और जो नॉन स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसमें बेनिफिट लेते हैं, उन पर हम लगाम लगा सकेंगे। पहले की जो अवस्था थी, हम जब हमने नौकरी ज्वाइन की थी 85 में से 1985 में, वीडियो ऑफिस में जाएं, तहसील ऑफिस में जाएं, नोबडी हैज ए हैप्पी टू हेल्प एटीट्यूड। प्रोसेस, भाषागत विसंगतियां एंड सो मेनी प्रोसीजरल बॉटलनेक्स, पता ही नहीं चलता था कौन चीज कहां मिलेगा। एंड हैप्पी टू हेल्प तो छोड़ दीजिए, हैप्पी टू एक्सप्लॉइट यूज्ड टू बी द एटीट्यूड इन स्मॉलर ऑफिसेस। बट 85 से लेकर 2010 तक या 2021 तक आज का भारत वो भारत नहीं रहा। हम हर क्षेत्र में देख सकते हैं सरकार का अभाव भी है और सरकार का प्रभाव भी है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जिसमें कि हमें गर्व होना चाहिए, जो तहसील लेवल पे हो या ब्लॉक लेवल पे हो या आरटीओ लेवल पे हो या आधार कार्ड होने के नाते जो हु एम आई टू प्रूव दैट, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। आज जितने भी यूनिवर्सल बेसिक स्कीम्स हैं, जितने डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं, सब बैंक के थ्रू हो रहे हैं, तो मिडिलमैन है ही नहीं। जहाँ हैं भी वो खुद बेरोजगार हो गए हैं। आज की तारीख में
जब हम पहले शुरुआत किए थे, जैसे सर आपको मालूम, हमारे आपके दर्शकों को, सचान जी आप तो बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, आपने कई बार ये मुद्दे उठाए भी हैं कि सरकार से जो मिलना होता है वो मिलने में तो तकलीफ होती है, जो मिलता है वो भी आधा किराया मिलता है। आज की तारीख हमने 100% डिजिटल तरीके से बेनिफिट ट्रांसफर करना शुरू किया है, लेकिन अब वो हैप्पी टू हेल्प एटीट्यूड आए ब्यूरोक्रेसी में, उनका प्रशिक्षण हो, उनको वो नियति ठीक हो, और नियति के साथ ऐसे नियम बने जो कि सरल हो, सुखद हो और सहज भी। जो प्रधानमंत्री जी हमारे को आदेश दिए हैं कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म इज एसेंशियली पॉलिटिकल बट परफॉर्मेंस इज नॉर्मली ब्यूरोक्रेटिक। अगर पॉलिसी बन गई है, ब्यूरोक्रेसी इज नॉट एबल टू परफॉर्म, वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द गवर्नेंस। ट्रांसफॉर्मेशन विल कम, या ट्रांसफॉर्मेशन तब आएगा जब जनता की भागीदारी होगी। जनता सरकार से बहुत कुछ नहीं चाहती, सरकार से इतना चाहती कि जो सरकार देना चाहे उसको सरलता से, सहजता से और बिना किसी भेदभाव लाग लपेट के मिले। वो जमाना चला गया जब हम रोटी, कपड़ा और मकान की बातें करते थे। आज हम बिजली, सड़क, पानी और ब्रॉडबैंड की बातें करते हैं। वो और आगे आएगा जब इंडिया इज बिकमिंग एस्पिरेशनल। लोग नए इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न चीजें डिमांड कर रहे हैं। जैसा कि हमारे मित्र हमको बताते हैं कि इसे प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल तभी ठीक है जब शिक्षा उसमें इंजॉयबल हो, तभी बच्चे आएंगे। उसी तरह से हायर एजुकेशन तभी ठीक है जब वो एम्प्लॉयबल हो। वही चीज सरकार के लिए भी लागू होती है। सरकार सुविधाएं कम दे, किसी को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन जो सुविधाएं दे उसको नियति से, नियम से और नीति से इतनी स्पष्टता हो, लेकिन लोगों सुरेंद्र को सर, मिलने पे कष्ट ना हो और देने वाले को भी कष्ट ना हो। इतना सब कुछ बदलाव के बाद अभी भी जो आंकड़े बताते हैं कि ग्राउंड लेवल पर जो ज़मीनी स्तर पर है, और जो कि रामचंद्रन साहब उससे सहमत होंगे कि चाहे वो ब्लॉक लेवल पर कुछ आपको सर्टिफिकेट लेना हो, अपडेट करना हो, या फिर अस्पताल के कार्यालय से किसी पेपर पे स्टैंप लगवाना हो, या फिर डेथ सर्टिफिकेट लेना हो, या स्कूल में एडमिशन के लिए आपको अलग अलग विभागों से एनओसी या फिर डॉक्यूमेंटेशन का काम करना हो, ये कुछ ऐसे फील्ड हैं, कुछ ऐसे कार्यालय हैं जहां पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा अवरोध नज़र आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो नाखुशी या नाराज़गी वो इसी स्तर पर आम व्यक्तियों को सामना करना पड़ता है जब वो इन कार्यालयों के चक्कर लगाता है। रामचंद्रन सर, क्या वाकई ये जो लेवल है यहाँ पर राज्यों पे अलग अलग तरीके के, मैं कहूँ कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें आ रही हों, या फिर मैन पावर की बात हो, या फिर ट्रेंड एनवायरनमेंट, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं या जो वहाँ स्टाफ है उसकी अप्रोच, असल में सबसे पहले फोकस कहाँ करना होगा? मेरा तो एक सीधा सुझाव इसमें यह है कि क्योंकि हम साधारण आदमी की बात कर रहे हैं, मैं अब भी हम जैसे लोगों को थोड़ा भिन्न मानता हूं, तो साधारण आदमी को कहां कहां पर गवर्नमेंट से इंटरफेस या इंटरेक्शन करना पड़ता है। जैसे आपने बताया कि कुछ खास तौर पर जहां पर करना पड़ता है, जहां पर सरकार का फेस दिखता है और वहां पर बदलाव नहीं आया तो साधारण आदमी के मन में वो इंप्रेशन नहीं आएगा कि सरकार उनके लिए है। तो आपने जो कहा कि मेरा इसमें सुझाव ये है कि एक बार लिस्ट करने की आवश्यकता है कि बहुत अधिक व्यक्तियों का ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट से कहां पर इंटरैक्शन की आवश्यकता पड़ता है। जैसे आपने कहा कि आपने डेथ सर्टिफिकेट का उल्लेख किया, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसमें भी लोगों को परेशानी में डाल देते हैं, जबकि वो तुरंत उसकी आवश्यकता है। और किस प्रकार का ह्यूमन डीलिंग है मैं समझ नहीं पाता हूं। तो मेरा एक उसमें लिंक्ड सुझाव ये भी है कि सरकारी सिस्टम के हर स्तर के लोगों को प्रशिक्षण दी जाती है, किस प्रकार बर्ताव करना है, किस तरह काम करना है, और कई जगह टाइम बाउंड उसमें इंस्ट्रक्शन भी है। लेकिन जैसे हम अक्सर चर्चा में कहते हैं कि वो जो नक्शा में अप्रूव कराना होता है कि कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए शहरी क्षेत्र में 60 दिन का समय दिया है कि जो एक दिन रह गया तब उसमें आपत्ति लगाएंगे। ये हमारे मेंटालिटी है, मनस्थिति है, इस पे बदलाव की आवश्यकता है। तो जहां एक और उनको लिस्ट करने की आवश्यकता है कि साधारण आदमी को ज्यादा से ज्यादा किन किन मामलों में सरकार से वास्ता पड़ता है, उन सारे को लिस्ट कर दे। मेरा एक सुझाव ये कि, और उसके साथ साथ ये भी देख लें कि वो बिना किसी कष्ट के उनको वो सुविधा कैसे प्राप्त हो और उसको ओवरसी करने का क्या मैकेनिज्म हो। मुझे थोड़ा सा विश्वास इससे हट गया है कि गवर्नमेंट सिस्टम के पास ही सब कुछ दे दे, वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि हम अपने जो सिस्टम में जो लोग हैं अपने कार्य को डिफेंड करने में बड़ा माहिर होता है कि मैंने ये सही किया है, मैंने आपत्ति सही लगाया, उससे मतलब नहीं है। इसलिए जो चीज मिलना चाहिए वो क्या है, कितने समय में आप बिना किसी कष्ट के कैसे हो सकता है। उसमें दो कैटेगरी होंगे, एक तो जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं,
दूसरा जिनको डिजिटल एक्सेस जिनका कमजोर है उनके लिए क्या उपाय हो सकता है, ये दो चीजें उसमें लिस्ट करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का एक योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़े तो वो दिन खत्म हो जाएगा जब लोग किसी तरह से आपत्ति लगा करके या उसको विलंब करके लोगों में परेशानी में डालते थे। वो एक उसमें हमें बदलाव लाना होगा और ट्रांसपेरेंसी बहुत आवश्यक होगा। उसके साथ साथ मैं इस बात पर भी बल देता हूँ, अकाउंटेबिलिटी भी। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में सबसे ऊपर मात्र नहीं होता है, जिसको वो जारी करना होता है, जिसका जिम्मेदारी है उसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और उतने समय में उसने नहीं किया है तो उसको पकड़ने का हमारे पास व्यवस्था और मजबूत होना ये भी आवश्यक है। क्योंकि मैं मानता हूं कि लोग मेरे इस कहने पर हंसेंगे, जब सरकारी सिस्टम में रहते हुए हमें हर चीज को देखने का एक नजरिया होता है, जब बाहर आते हैं तब अलग होता है। तो सरकारी सिस्टम में थोड़ा सा लेथार्जी ज्यादा है। मैं समझता हूं कि जो लोग सिस्टम के अंदर बैठते हैं वो इस बात को इस तरह अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि किसी व्यक्ति के यहाँ कोई मृत्यु हो गया, उसको एक प्रमाण पत्र चाहिए, वो किस तरह उपलब्ध कराया जाए। ये नहीं कि उपलब्ध कराने में अपना काम करे, वो कभी वो कहेंगे कि फिर मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकता है। इस तरह के मामले में कार्रवाई नहीं होता है कि वो भ्रष्ट मामलों में ज्यादातर कार्रवाई करना पड़ता है। तो कैसे उसको उपलब्ध कराया जाए, वो गाइड करना, उसको मदद करना, मैं इसको प्रशिक्षण का एक मुख्य अंग मानता हूं। मैंने एक और दृष्टांत दिया है कि कई बैंक्स में हमने देखा होगा कि कुछ समय पहले की बात है, आजकल कुछ बदल गया होगा। सरकारी बैंक में हम जाते थे तो कर्मचारी पीछे बैठकर चाय पीते रहते हैं, बाहर लोग इकट्ठा हो रहे हैं काउंटर पर, उनको उसका कोई परवाह नहीं था। तो उस तरह के आज के भी कुछ दृष्टांत है जहां पर कोई व्यक्ति, आप पूछ सकते हैं डिजिटल है तो वो कार्यालय में क्यों जाना पड़ता है, उसका उस तरह का अंडरस्टैंडिंग या उसका एक व्यवस्था उसके पास नहीं, बेचारा वो कार्यालय में जाकर के चेक या कैश जमा करके अपना कार्य पूरा समझते हैं, एक रसीद अपने हाथ में आ जाता है। ऐसे जगह पर जाते हैं उसको कहा जाता है कि सर्वर डाउन है, आज तुम्हारा काम नहीं होगा। बेचारा कहीं से थोड़ा छुट्टी लेकर के कहीं उस दिन काम को नहीं गया होगा, ये काम करने के लिए आया है, उसका काम नहीं होता है। तो वो जो दृष्टिकोण है सरकारी सिस्टम का, उसमें बहुत कुछ बदलाव की आवश्यकता है, वो थोड़ा सख्ती से करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने शुरू में स्वच्छ भारत मिशन का दृष्टांत लिया, जहां पर टॉयलेट नहीं हो सकता था, जहां पर लोग बाहर जाते थे वहां पर टॉयलेट बन गया, बाहर जाना करीब करीब बंद हो गया। तो ये संभव है हमारे देश में, और उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर थोड़ा सा और सख्त नियंत्रण बहुत आवश्यक होगा। सुरेंद्र सर, क्योंकि दो चीजें हैं जिसका जिक्र उपराष्ट्रपति साहब ने भी किया है। एक तो ये कि कोई भी सार्वजनिक कार्यालय जहां पर जो बेसिक नीड की, मैं कहूं कि जो विंडो हैं जहां पर लोगों को बार बार जाना पड़ता है, वहां पर टाइम लिमिट नहीं है। वो जो टाइम लिमिट फिक्स करने की जरूरत है ताकि उनका भरोसा, यानी कि उस आम आदमी का भरोसा न सिर्फ सिस्टम पर बढ़े बल्कि सरकार के नजरिए, सरकार उसके लिए क्या कर रही है उस पर भी भरोसा बढ़े। क्योंकि कई बार होता है कि सरकार स्कीम लॉन्च कर रही है, अच्छी स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन जिस विंडो के थ्रू उस आम आदमी को मिलना है, अगर उसको 6 बार वहां पर चक्कर लगाना पड़ा और रिश्वत देनी पड़ी तो उसका भरोसा उठ जाता है, उस स्कीम से भी और सरकार से भी। वहां पर किस तरीके के बदलाव और कैसे हो सकते हैं? असल में बहुत सारे बदलाव आए हैं जो हमको शायद उतने गहर तरीके से दिख नहीं रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, नरेगा में 2004 में नरेगा लॉन्च हुई थी। तब किसी एक लेबरर को या कि श्रमिक को अपना श्रम प्राप्त करने के लिए पहले ब्लॉक में आएगा, फिर वहां मिलेगा बीडीओ से, जेई से अगर मिल गया तो इसके बाद बैंक में जाएगा, पूछेगा साहब हमारा बैंक में पैसा आया क्या, 2 दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा, बैंक में पैसा आया कि नहीं आया, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आज की तारीख में उसको एसएमएस मिल जाता है, मोबाइल पे पता लग जाता है कि हमारा श्रम या हमारा जो मानदेय है हमारे बैंक अकाउंट में आ गया है, और उसको एसएमएस के जरिए मिल जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ी व्यवस्था है, लेकिन इन छोटे छोटे सुधारों से जनता का विश्वास सरकार के और सरकार के कार्यक्रमों पर बढ़ता है। इसी तरह से इंदिरा आवास पहले था, प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप जानते हैं 17 स्कीम्स की बेनिफिट जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हो रहे हैं। ये जो सुधार लाए गए हैं, बैंक के जरिए पेमेंट, सिलेक्शन को यूनिवर्सल करना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम कितना है, यूनिवर्सल बेनिफिट स्कीम करना, जिसमें कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई लाभ नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो कि हर एक को देना है, हर गृह शून्य को गृह देना है, घर देना है। इसमें जो आगे पीछे करके जो लोग पैसे कमाते थे वो उनका धंधा बंद हो जाएगा। इसी तरह से यूनिवर्सल, अभी आपको मैं त्रिपाठी हूँ, मेरे को प्रूव करने के लिए 18 डॉक्यूमेंट चाहिए। अब आपके पास सिर्फ आधार कार्ड हो बस जरूरी है,
नहीं तो ये लाइए वो लाइए, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। आपको जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में बताता हूँ, उड़ीसा में इंजीनियरिंग कॉलेज जेई का एग्जाम होता है, उसी फॉर्म में उन्होंने लिखा था, इसी फॉर्म पर तहसीलदार दस्तखत कर रहे हैं कि मैं SC का हूँ या ST का हूँ या OBC का हूँ। अब वो फॉर्म लेके बंदा जाएगा तहसील में, तहसील वाला बोलेगा हमारा फॉर्म नहीं है, हमारा जो मिसलेनियस सर्टिफिकेट रूल में जो फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड है दैट डज नॉट मैच विद द सर्टिफिकेट अलाउड इन द जेई फॉर्म। हमने एक छोटा सा रिफॉर्म लाके हमारे सरकार ने कि कोई भी सर्टिफिकेट इज वैलिड, इट नीड नॉट बी गिवन इन द सेम फॉर्म। ये छोटे छोटे सुधार, जैसे आपने सेल्फ अटेस्टेशन कराया, जो सेल्फ अटेस्टेशन सेल्फ इज नहीं सर, ये अच्छे कदम है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये कि किसी एक व्यक्ति को एक बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए एक ही कार्यालय के अगर 15 बार चक्कर लगाने पड़े और हर बार उसको विंडो से कहा जाए कि इसमें ये फॉर्म कम है, अब आप उसके पास जाइए, क्या इस तरीके की जो सर्विसेज हैं उसका मैकेनिज्म हम बेटर कर सकते हैं? क्या उसको DBT की तरह हम ये कर सकते हैं कि वो एक सिंगल विंडो सिस्टम में अप्लाई करे, उसके बाद उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाए, उसको ऑफिस या उस कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े? क्योंकि ये बहुत कुछ ही राज्यों में और बहुत ही सीमित सेवाओं तक ही सीमित है इस तरह की सेवाएं। जो सिटीजन चार्टर बने थे इसी दृष्टिकोण पे रख के बने थे कि कोई डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट या SC/ST सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट या सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, जो भी विभिन्न का सर्टिफिकेट सरकार देती है, इनको कितने दिन में कौन ऑफिसर मुहैया कराएगा। हमने देखा कुछ ऑफिसर्स में लगा रहता है कि डेथ सर्टिफिकेट 3 दिन बाद मिलेगी और ये डेस्क नंबर 3 है। जैसे आप बैंक में जाइए, टेलर नंबर 1, टेलर नंबर 2, ये काउंटर वो काउंटर। सिटीजन चार्टर के पास CP ग्राम आया, हेल्पलाइन आई, सिंगल विंडो आए, बट विंडो एंड डेस्क से नहीं होगा, इसको आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा कि कौन सी सेवाएं सरकार दे और कैसे दे, कौन सी सेवाएं सरकार को देने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने बिल्डिंग प्लान अप्रूवल की बात करी, रामचंद्र सर जानते हैं अर्बन एरिया में बिल्डिंग प्लान अप्रूवल करना कितना कठिन होता है, बट मैंने अहमदाबाद में देखा हुआ है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट काउंसिल बनाया जाता है, इफ यू हैव नॉट डन द राइट प्लान then if it is approved wrongly your license can be taken to task। इससे जनता को आसानी होती है। अप्रूव्ड आर्किटेक्ट से हमने प्लान बनवाया, प्लान हमने अहमदाबाद म्युनिसिपल ऑफिस में जहां अप्रोप्रिएट कॉर्नर पर दे दिया, 10 दिन बाद अप्रूवल है, डीम्ड अप्रूवल है। ये जो सुधार है, इस टाइप के सुधार हमको आमूल चूल परिवर्तन तभी ला सकते, तभी जनता को खुशी मिलेगी। वरना सरकार सुविधाएं देगी, लेकिन सुविधा पाने में अगर उतना कष्ट लगेगा तो सुविधा का मूल्य कम हो जाता है और सरकार को उससे फायदा भी नहीं होता और अविश्वास बढ़ता है, इसको कुछ ले दे के ही मिलेगा। और जैसा रामचंद्र साहब बता रहे थे, दिस इज नॉट ए वेरी करप्शन ओरिएंटेड रिफॉर्म, दिस हैज टू बी डीलिंग विद द करप्शन हेड ऑन, जिसमें हम डीम्ड अप्रूवल करें, 30 दिन बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी, इस विंडो मिलेगी, आप डाउनलोड कर लीजिए, आप लाल पेट्रोल में टेस्ट कराइए, अपने मोबाइल पर आ जाता, आप डाउनलोड कर लीजिए। सरकार को उस स्तर तक का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा और ये संभव है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कर भी रही है। लेकिन क्या ये अब मैं कहूं कि अनिवार्य कर देना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए सभी सरकारों के लिए कि सिटीजन चार्टर आपको लागू करना है, जिसमें समयावधि हो जैसे कि RTI में होता है, और अगर उसके बाद वो चीज़ नहीं मिल रही है या वो डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो कोई एक मैकेनिज्म हो जो चेक एंड बैलेंस और उसके ऊपर कार्रवाई की बात करता हो? मैकेनिज्म है भी, जो लोग इसमें गलत, जो जैसे RTI का आपने उदाहरण दिया, अगर मैंने निश्चित दिवस में उसका रिप्लाई नहीं दिया तो हमारे ऊपर जुर्माना हो सकता है, लोगों ने जुर्माने भरे भी हैं। हाँ, सिटीजन चार्टर में भी जुर्माने का प्रोविजन नहीं है, इस तरह से बहुत सारी सर्विस में जुर्माने का प्रोविजन नहीं है, लेकिन उनको डीम प्रोविजन करके बहुत सारे प्रोसेसेस को लिमिट करके, जैसे अभी इन दिनों बात चल रही है कि इंडस्ट्री को कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग बढ़ाई जाए, उसी तरह ईज ऑफ लिविंग के लिए जो सिटीजन फ्रेंडली गवर्नमेंट है उसमें डीमिंग क्लास लाने से बहुत सारी सुविधाएं आ जाएंगी और उस दिशा में प्रयास भी कर, जैसे सकाल रामचंद्र सर कर्नाटका में, राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट है ओडिशा में, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट इस दिशा में बहुत प्रयास किए हैं। आपको मिल जाएगा कौन डॉक्टर आज ड्यूटी पे है, कौन वीडियो आज कहाँ टूर पे है, तो बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। ई ऑफिस से बहुत सारा सुधार आया हुआ है। कोई लेकिन सर ये जो सिस्टम है वो अगर हम देखते हैं परसेंटेज के लिहाज से तो 10 से 12% के ऊपर नजर नहीं आता, और वहां पर भी जो उस तरीके का सिस्टम जिस तरीके का इवॉल्व होना चाहिए था वो नजर नहीं आता। रामचंद्रन सर, एक आखिरी मैं चाहूंगा कि क्या सिटीजन चार्टर उसके बाद कार्रवाई के प्रावधान इसको मैंडेटरी करने की जरूरत है अगर हम चाहें तो? यदि हम इसके इतिहास की ओर देखें, सिटीजन चार्टर एक टाइम में
बहुत कुछ कई डिपार्टमेंट्स बना करके बाहर लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन किसी तरह वो सिटीजन चार्टर के बारे में आजकल बात करना ही बंद कर दिया, क्योंकि वैसे बनाने और लगाने से कोई लाभ नहीं होता है। आप भी मानेंगे कि जब तक उसका सही रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं होता। सुनिश्चित होना मेरा कहने का मतलब है कि वो उस व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाए। उसी में मैं कहता हूं बदलाव की आवश्यकता है कि केवल इन चीजों को विज्ञापन के माध्यम से या चार्टर लगा के रखने से उसका काम नहीं बनेगा। तो मैंने एक और सुझाव इसमें दिया है कि जहां एक और सिस्टम के लोग ये सुनिश्चित करें, किसी विभाग का मामला है, उस विभाग के मुखिया इस बात को क्यों नहीं मानते हैं कि मेरे सिस्टम में ये सब चीजें उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सुनिश्चित क्यों नहीं कराते। वो एक बात है। उससे लगे हुए दूसरी बात है, मैं समझता हूं कि जो समाज में हमारे बीच जो अच्छे लोग उपलब्ध हैं, उनके सेवाओं का किस तरह लाभ उठाया जा सकता है, जो ओवरसी करने का एक मैकेनिज्म हो, वो कैसे किया जाए, उस तरह का एक व्यवस्था भी हम ला सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट से हट करके गवर्नमेंट के विश्वास का स्वतंत्र व्यक्ति सरकार को भी एक फीडबैक दे सके कि ये आवश्यक है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उनको बता सके, ये आवश्यक है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि असल में किस तरीके से जो आम पब्लिक है, आम जनता, उसकी जो रोजमर्रा के काम है, उसको लेकर जो गवर्नेंस का सिस्टम है और डिलीवरी मैकेनिज्म है, उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है ताकि सुशासन का जो असली मकसद है उसका लाभ जनता ले पाए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।